Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोन्स भी हो सकते हैं और सिंगल हार्मोन भी हो सकता है। हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात भी की थी और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं या उसकी फेलियर रेट भी है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे नेचुरल मेथड के बारे में बात करेंगे। अब नेचुरल मेथड है यानी कि यहाँ पे ना तो हार्मोन है, ना कोई बैरियर है, क्लियर, और ना ही कोई डिवाइस है। तो यहाँ पे किस तरीके से फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती होगी या अनवांटेड बर्थ या अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती होंगी। तो ये जो मेथड है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और इस मेथड में कौन कौन सी चीज़ें एक कपल को या एक फीमेल को ध्यान रखनी होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। सो हियर द नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग, यानी कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड कराना नेचुरल मेथड में काउंट होता है। अब कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट इज द रिदम मेथड। पहला है रिदम मेथड। इस रिदम मेथड को कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं क्योंकि जो नॉर्मल कैलेंडर जिसमें हम तारीख देखते हैं उससे भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हर फीमेल इसको मैनेज कर सकती है। इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड भी बोला जाता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट इज द विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस। कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड इज लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड और लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो the first method is the rhythmic method or periodic abstinence method. Periodic abstinence में क्या है? Periodic abstinence is one such method in which the couple avoid or abstain. What is abstain? Get away. Abstain का मतलब है get away from the coitus, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहना है, उसको अवॉइड करना है। अब कब अवॉइड करना है? 10 से 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब व्हाई इट इज मेंशन 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? नॉर्मली फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देखी गई है 28 दिन की होती है। एवरेज फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और कई बार ये भी देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की नहीं है, 24 डेज की है, 30 डेज की है, 35 डेज की है, 40 डेज की है। जितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से माइनस करने हैं 14। जितने भी डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें से अगर हम 14 डेज माइनस कर देते हैं तो वो उसका ओव्यूलेटरी पीरियड आ जाता है, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है। ये मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज की है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 14। 35 डेज की उसमें से भी माइनस कर देंगे 14, तो उसका ओव्यूलेशन का डे आ जाएगा। बट ओव्यूलेशन का डे कभी भी डिसाइडेड नहीं होता कि उसी पर्टिकुलर डे आएगा, वो एक दिन पहले या एक दिन बाद, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। जैसे अगर हम एक साइकिल को बोल रहे हैं 28 डेज की है तो इसमें से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 14th डे ही ओव्यूलेशन होगा। 14th डे ही क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। एक फीमेल कैसे पहचान सकती है कि उसका ओव्यूलेशन होने वाला है? बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है। बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन साइन है ओव्यूलेशन का। अब ओव्यूलेशन ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड 14th डे ही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि वो 13th डे हो सकता है वो 15th डे हो, यानी कि पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। हो सकता है 2 दिन पहले हो जाए यानी कि 12 तारीख को हो जाए,
12 तारीख को भी हो सकता है, 16 तारीख को भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 12, 13 यानी कि 12th 13th डे भी हो सकता है और 15th 16th डे भी हो सकता है। डिपेंड करता है एक दिन पहले एक दिन बाद में, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। अब कंडीशन क्या है कि क्वाइटस को, व्हाट इज क्वाइटस, दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है रुकावट डालना। तो कैसे रुकावट की जाएगी, कौन से डेज को ध्यान में रख के रुकावट की जाएगी, तो यहाँ पे एक फीमेल को, एक कपल को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनको हम कहते हैं फर्टाइल डेज, and the fertile days are unsafe days. Why they are known as unsafe days? Where there is maximum chances of fertilization. ऐसे दिन जहाँ पे fertilization के जो chances होते हैं वो maximum होंगे। अब वो कौन से days हैं? मान लीजिए अगर एक फीमेल में 10th डे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो 10th डे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है बट उसमें ओव्यूलेशन 13th डे हुआ है या 14th डे हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, हम ये कहते हैं कि ओव्यूलेशन 13th डे हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये ओव्यूलेशन हुआ 13th डे, डिपेंड करता है, हम एक कंडीशन मान के चलते हैं। अब 10th डे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो 10th डे से लेकर 13th डे तक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होंगे। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, ओवम से कांटेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है तो सच डेज आर नोन एज फर्टाइल डेज, अनसेफ डेज। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये फीमेल खुद डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है, उसे पता होना चाहिए कि उसका पीरियड कब आया है, फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड उसे पता होना चाहिए। यहाँ पे 10th to 17th डे यानी कि 10 तारीख से लेके जो 17 तारीख का समय है वो पूरा का पूरा किसमें काउंट होगा, अनसेफ डेज में होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद भी अगर स्पर्म ट्रैक में प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ओवम का जो सर्वाइवल है वो 28 आवर्स या हम कह सकते हैं 24 to 28 आवर्स मैक्सिमम, एक दिन से ज़्यादा भी वो सर्वाइव कर सकता है, बट एवरेज फीमेल्स में वो एक दिन ही सर्वाइव करता है। सो ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सेप्टेड, यानी कि एक्सपेक्टेड हो सकता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन किसी भी दिन हो सकता है, ये हम चीज डिस्कस कर चुके हैं। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर ओव्यूलेशन भी हुआ है और स्पर्म भी प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। इस पीरियड को बोला जाता है फर्टाइल पीरियड, यानी कि ओव्यूलेटरी जो पीरियड होता है वो काउंट होता है फर्टाइल पीरियड में। Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented. Coitus का मतलब है इस पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है तो कॉन्सेप्शन, व्हाट इज कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है नेचुरली। अब अगर हम एक कैलेंडर मेथड देखें तो इसमें कैलेंडर से भी हम देख सकते हैं कि ये एक फीमेल की नॉर्मल 28 दिन की साइकिल है और इस 28 डेज की साइकिल में ये 26 की यहाँ दिखाई गई है, ये 32 तक जा सकती है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, यानी कि ऐसे डेज जहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ब्लीडिंग फेज ही चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स में ब्लीडिंग फेज ही चलता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, तो ब्लीडिंग फेज चल रहा है, मान लीजिए ब्लीडिंग फेज चला 5th डे तक, साइकिल छोटी है फीमेल की, और फीमेल की अगर साइकिल छोटी है और 5th डे तक उसका ब्लीडिंग फेज या 4th डे तक उसका ब्लीडिंग फेज चल रहा है और ड्यूरिंग दैट पीरियड क्वाइटस हैपन, सो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, अर्ली ओव्यूलेशन है, तो अर्ली ओव्यूलेशन में क्या होगा कि स्पर्म जेनेटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, और वो जो स्पर्म जेनेटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है और ओव्यूलेशन भी हुआ है तो चांसेस यहाँ पे रहेंगे फर्टिलाइजेशन के। तो कई बार ड्यूरिंग पीरियड सेक्सुअल इंटरकोर्स होने पे भी कॉन्सेप्शन हो सकता है।
अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि फर्टाइल डेज कौन से होंगे, ओव्यूलेशन से पहले के दिन, ओव्यूलेशन के बाद, यानी कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के पूरे 5 दिन, यानी कि यहाँ पूरे 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 दिन ओव्यूलेशन मान लीजिए यहाँ पे 14th को हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ डेज ऐसे होंगे कि फर्टाइल में काउंट हो गए। वो 2 दिन पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी साइकिल कितने दिन की है। यहाँ पे ये साइकिल 26 से 32 दिन की दिखाई हुई है। इट मे बी ऑफ 26 डेज, इट मे बी ऑफ 28 डेज, 30 डेज, 32 डेज, तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो फर्टाइल पीरियड है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो मोस्ट फर्टाइल होते हैं बिफोर ओव्यूलेशन एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। इनफर्टाइल डेज कौन से होंगे? इनफर्टाइल डेज वो होंगे जो ब्लीडिंग फेज में काउंट होंगे, यानी कि 1 से 7, किसी फीमेल की अगर 1st को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो 7 तारीख तक उसकी ब्लीडिंग चल रही है, तो ब्लीडिंग फेज चल रहा है। इस ड्यूरेशन में अगर हम ये बोलें कि ओवम जो है वो अभी तक पिछला वाला जो ओवम है वो तो 24 आवर्स में खत्म हो चुका था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम है वो बॉडी से डिस्कार्ड हो रही है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्शन के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे तैयारी हो रही है ओव्यूलेशन की, हॉर्मोन्स के थ्रू ओव्यूलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होंगे, मोस्ट फर्टाइल होगा। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन के बाद में ओवम 24 आवर्स के बाद खत्म हो गया, मान लीजिए स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चांसेस हो सकते हैं, बट स्पर्म भी नहीं है। धीरे 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 ये जो साइकिल है वो नीचे आएगी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कन्वर्ट होगी। अब ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, यहाँ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम और डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और धीरे 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 ये साइकिल कंप्लीट होने लगती है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जो अर्ली पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज होते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद के जो कुछ दिन होते हैं 3 से 4 दिन, वो फर्टाइल पीरियड में काउंट हो सकते हैं, बट उसके बाद के जो दिन आते हैं वो होंगे सेफ डेज, यानी कि इनफर्टाइल डेज। तो यहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है वो डेज होंगे अनसेफ डेज, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता दीज आर काउंटेड एज सेफर डेज और सेफ डेज। नेक्स्ट है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टर्स। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टर्स क्या है? ड्यूरिंग सेक्सुअल क्वाइटस और इंटरकोर्स मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पीनस फ्रॉम द विजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, यानी कि इजैक्यूलेशन के वक्त या few seconds before the ejaculation the male partner withdraw his penis from the vagina, but that is very difficult because उस समय क्या होता है कि presence of mind एक person का बहुत important role play करता है। हो सकता है कि presence of mind ना हो and there is deposition of semen in the female genital tract. तो for this reason this particular method having high failure rate, इस मेथड की जो फेलियर रेट होती है दैट इज हाई फेलियर रेट होती है। फेलियर रेट हाई होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो पार्टनर होता है उसमें भी जो मेल पार्टनर होता है उसका कॉशियस माइंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे फेलियर रेट ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन अ पार्टनर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। So this condition is known as coitus. Coitus का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त इंटरप्ट हो जाना। इंटरप्ट मतलब रुकावट हो जाना, दैट इज coitus interruptus, और in general language it is known as withdrawal. Withdrawal of the penis from the genital tract of the female. Last is lactational amenorrhea. लैक्टेशन का मतलब हम समझते हैं कि द पीरियड ऑफ लैक्टेशन, यानी कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है दैट इज द लैक्टेशन पीरियड। अब एमेनोरिया कंडीशन यहाँ पे क्यों दी गई है? क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं ये है पार्ट्यूरेशन के बाद की कंडीशन, यानी कि जन्म देने के बाद की कंडीशन। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब मदर फीड करती है, यानी कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? प्रोलैक्टिन। अब जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है वो लैक्टेशन को बढ़ाता है। अब जब लैक्टेशन बढ़ता है तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन होने के चांसेस नहीं होते, यानी कि ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाता है।
अब ये कब तक रहेगा? 6 महीने तक रह सकता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक एक फीमेल लैक्टेटिंग मदर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बट ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल पे। हर फीमेल में लैक्टेशन अलग अलग रेट पे होता है क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन अलग अलग है। हर फीमेल में प्रोलैक्टिन अलग है तो लैक्टेशन अलग अलग होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो जिन फीमेल्स में लैक्टेशन रेट कम होगी, यानी कि हो सकता है बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ हो, वो सकिंग एबिलिटी उस बच्चे में बहुत ज़्यादा न हो, तो अगर बच्चे में सकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा यानी कि इंटेंसिव लैक्टेशन नहीं होगा, और इंटेंसिव लैक्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। और उसी वक्त अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो क्या बोला जा रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कब होगा? जब इंटेंसिव लैक्टेशन होगा। may lead to inhibition of menstrual cycle। दो चीजें होंगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। आपने सुना भी होगा जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन किसी किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 महीने नहीं आती, किसी में 3 महीने नहीं आती, किसी में 6 महीने नहीं आती। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना ये इंडिकेट करता है कि भाई वो मदर लैक्टेटिंग है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना ये इंडिकेट नहीं कर सकता कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है और क्वाइटस एक्टिविटी में इंडल्ज है कोई पार्टनर, तो वो पार्टनर जो है नेक्स्ट बेबी प्लान नहीं कर सकता। देयर मे बी अ चांसेस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 4 महीने हुए हैं पार्चुरेशन के बाद तो भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। Lactating mother, therefore, as long as the mother breastfeeding the child fully, chances of conception are almost nil। ऑलमोस्ट नील होंगे, बट ध्यान रखना है प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होने पे ही। दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। यहाँ पे भी इस मेथड की जो मैक्सिमम इफेक्टिविटी है वो कितने दिन की होगी? केवल 6 महीने की होगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया नेचुरल मेथड्स के बारे में, और नेचुरल मेथड्स में हमने 3 मेथड डिस्कस किए, लैक्टेशनल, एमेनोरिया मेथड, या हम बोल सकते हैं इसको प्रोलैक्टिन रिलेटेड मेथड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसा मेथड जिसमें बहुत ज़्यादा लैक्टेशन की वजह से ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विड्रॉल मेथड, और एक और हमने पढ़ा था कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी के बारे में, एंड दीज आर अंडर सर्जिकल मेथड्स।